गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत आपके बाइक कक्षा में। तो जैसा कि पता है बच्चों कि अपन जो जीव विज्ञान में बात कर रहे हैं ना, तो कोविड की वजह से आपके जो सारी की सारी जो लेक्चर है अभी आपके वीडियो के माध्यम से ही चल रहे हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं वो आगे इसी में करते हैं कि जो अपनी इकाई जो थर्ड थी है ना, यूनिट जो थर्ड स्टार्ट करके थे अपने कोशिका की संरचना एवं जो कार्य, ठीक है, उसके बारे में जो अपने स्टार्ट किया था कोशिका की संरचना एवं कार्य, इसी यूनिट में अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी यूनिट में आगे बात करते हैं। आज जो चैप्टर अपने स्टार्ट कर रखा है ये थोड़ा लेंथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अध्याय जो 8th है इसमें अपन बात करें कोशिका जो अपने जीवन की इकाई जिसके बारे में पढ़ा था आपने, कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, कोशिका का समग्र अवलोकन क्या था। फिर अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कुछ बात करी थी। इससे जो पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर जो आज की जो वीडियो की बात अपन जो कर रहे हैं बच्चों, तो आज की वीडियो की अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे आपको कोशिका के आवरण और उसके रूपांतर क्या होता है। कोशिका का आवरण ठीक क्या होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है। जैसे अपन पिछले वाला जो वीडियो की बात करें तो उसमें मैंने एक चित्र भी बनाया था, एक डायग्राम भी बनाया था, आपको याद हो तो। जो पिछले वाले वीडियो की बात करें उसमें एक डायग्राम बनाया था, उसके अंदर मैंने बाहर का जो एक आवरण बताया था आपको कि जो उस कोशिका को ढक के रखता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो उस आवरण की बात चल रही, कोशिका का आवरण और उसके रूपांतरण क्या क्या है, कोशिका का आवरण क्या है और उसके रूपांतरण किस किस प्रकार के, उन्हीं के बारे में आज बात अपन करेंगे। तो आज की जो बात करें तो अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे बात करते हैं मोस्ट ऑफ द जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जो अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके बाहर, तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्य रूप से अपन बात करें जीवाणु कोशिका की बात करते हैं। ठीक है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो मुख्य रूप से अपन जीवाणु कोशिका की ही बात कर लेते हैं। तो अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर एक आवरण, रासायनिक आवरण पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका आवरण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, कोशिका आवरण कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अधिकांश प्रोकैरियोटिक, अपन ने पिछले कक्षाओं के जो लेक्चर थे उनमें अपन ने बात की थी कि जो कोशिकाएं होती है वो केंद्र के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यूकैरियोटिक कोशिका होती है जो विकसित प्रकार की केंद्र होती है, विकसित प्रकार की कोशिका होती है जिसमें सभी प्रकार विकसित प्रकार अंग उसमें पाए जाते हैं। दूसरी जो कोशिका होती है उसमें विकसित प्रकार का केंद्र नहीं पाए तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। उन बच्चों को उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात चल रही है। यहाँ पर बात किसकी चल रही है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात चल रही है। बात किसकी चल रही है बच्चों, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात चल रही है। याद रखना है ना, अधिकांश प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक, उसमें मैं किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका ले रहा हूँ, जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल का ले रहा हूँ। तो उनके बाहर क्या होता है, एक रासायनिक आवरण पाया जाता है। ठीक है, जो अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके बाहर क्या पाया जाता है बच्चों, रासायनिक आवरण पाया जाता है। और रासायनिक आवरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका आवरण होता है। और कोशिका आवरण में क्या होता है, 3 परत पाई जाती है। कोशिका आवरण जैसे मैं पिछली कक्षा के जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, तो उसमें 3 परत पाई जाती है। ठीक है, 3 परत पाई जाती है। 3 परत पाई जाती है, जैसे ये मान लो बैक्टीरियल सेल की बात करें इस प्रकार से, ये बैक्टीरियल सेल है, ये और ये यहाँ बना देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा फोकस कर रहा है तो यहाँ बनाते हैं इसके डायग्राम को। तो 3 परत पाई जाती है। देखो छोटा सा डायग्राम बनाए थे, तो कल मैंने डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम है। ठीक है, ये इस प्रकार से है ना, 3 परत पाई जाती है। अभी तीनों परतों के बारे में बात करेंगे अपन। तो अपन क्या होते हैं, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका रासायनिक आवरण पाए तो कोशिका आवरण कहते हैं। और कोशिका आवरण कितनी परत से बन के बना होता है, 3 परत से मिलकर बना होता है। कोशिका जो आवरण होता है कितनी परतों से मिलकर बना होता है बच्चों, 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका आवरण की बात करें कितनी परतों से मिलकर बना होता है, 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कितनी परतों से मिलकर बना होता है, 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। 3 परतों की बात करें, सबसे देखो
कोशिका का जो आवरण है देखो बच्चों 3 परतों से मिलकर बना होता है। जिसे मिलता है बाहर रासायनिक आवरण का कोशिका आवरण कहते हैं, और कोशिका आवरण कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 3 परतों से मिलकर बना होता है। तो 3 परत कौन कौन सी? बाह्य परत वाली एक्सटर्नल लेयर है सबसे बाहर, ये देखो हरी ग्रीन वाली मैंने दिखाई है ना, ये सबसे बाहर है, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य परत बोलते हैं। ये क्या होती है? एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक्सटर्नल लेयर है, इसको क्या बोलेंगे? बाह्य परत। जो ग्रीन वाली है ये 3 परतों से मिलकर, सबसे बाहर वाली कौन सी? बाह्य परत है। सबसे बाहर वाली कौन सी? बाह्य परत है। और बाह्य परत जो होती है बच्चों, ये किसी ग्लाइकोकेलिक्स से बनी होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि बाह्य परत होती है किससे बनी होती है? ग्लाइकोकेलिक्स से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्लाइकोकेलिक्स से बनी होती है ना, ग्लाइकोकेलिक्स से बनी होती है बाह्य परत। और बाह्य परत भी होती है, बाह्य परत जो ये बाहर वाली परत बता रहा हूँ, ये देखो ठीक है, ग्रीन वाली जो दिखा रही है यहाँ पे, ये ग्लाइकोकेलिक्स से बनी हुई है। यदि बाह्य परत जो होती है, ठीक है, यदि ये ढीली होती है, ठीक है, ढीली होती है, बिल्कुल ढीली, मतलब लूज इसकी होती है, मतलब ढीली डाली सी होती है, तो अब इसको बोलते हैं औपंग परत बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, इस यदि बाहर वाली परत होती है और ढीली डाली होती है तो इसको क्या बोलते हैं? औपंग परत बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको क्या बोलेंगे? ढीली डाली होती है, ढीली आच्छाद के रूप में, इसको औपंग परत बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है, यदि बाह्य परत होती है, बाह्य परत जो सबसे बाहर पाई जाती है, इसके मतलब 3 परतों से मिलकर बना होता है, और बाह्य सबसे बाहर का जो परत होती है वो होती है ग्लाइकोकेलिक्स से बनी होती है। यदि ढीली होती है, बिल्कुल लूज पैकिंग होती है, इसके मतलब ढीली डाली होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? औपंग परत बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। यदि ये बाह्य परत जो ग्लाइकोकेलिक्स से बनी हुई है और मोटी होती है, ठीक है, देखो यदि बाह्य परत इस प्रकार से बनी हुई है, मोटी होती है, मोटी कठोर होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? संपुटिका बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। बाह्य परत को क्या बोलेंगे? संपुटिका बोलेंगे, कैप्सूल। यदि ये बाह्य परत होगी जो मोटी होगी, दृढ़ होगी, ठीक है, दृढ़ होगी, मोटी होगी, कठोर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब बाह्य परत है। यदि ये ग्लाइकोकेलिक्स से बनी हुई है, किससे बनी हुई है? ग्लाइकोकेलिक्स से बनी है, लेकिन ये कठोर है, मजबूत है, ठीक है, कठोर है, मजबूत है ना, और मोटी है, तो इसको क्या बोलेंगे? दृढ़ है, दृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो इसको संपुटिका बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। तो ये होगी बाह्य परत की बात। इसके बाद बच्चों आती है दूसरी परत। दूसरी परत देखो, ये मैंने 3 लेयर बना दी। दूसरी परत ये है कोशिका भित्ति। सेल वॉल। दूसरी परत होती है वो क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। आपको दिख रहा होगा, मैंने वहाँ पे लिखा है ना, 3 परत दिखाई, आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, दूसरी जो परत होती है वो होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, दूसरी जो परत होती है बच्चों वो क्या होती है? कोशिका भित्ति। यहाँ पे फोकस आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, पर यहाँ पे लिखा हुआ, मैं बता दूंगा क्या लिखा हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है, बस ये लिखा हुआ में एक जटिल। यहाँ पे क्या लिखा? में होती है, और कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है, ध्यान देखोगे तो। इसमें जो दूसरी जो परत होती है वो होती है आपकी कोशिका भित्ति, को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल। दूसरी जो परत होती है बच्चों वो क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, और इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, और ये किससे बनी होती है? ये पेप्टाइड, मैंने कल भी बताई थी, जो इससे पिछले वाला जो लेक्चर था अपना, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ये कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति होती है, जो मध्य वाली परत होती है वो किससे क्या होती है? मध्य वाली परत होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन से बनी मध्य परत होती है। ये जो कोशिका भित्ति है ये किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बनी हुई है। ठीक है, अब इसका एक कार्य भी होता है। ठीक है, सेल वॉल का कार्य क्या होता है? अपनी कोशिका भित्ति की बात करें, इसका जो वर्क होता है, काम क्या करती है कोशिका भित्ति? वह बैक्टीरिया है, जीवाणु है, प्राकृतिक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है? मैंने बताया पेप्टाइडोग्लाइकेन म्यूरिन से बनी होती है। लेकिन इसका कार्य क्या होता है? कार्य देखो क्या होता है इसका आकार का निर्धारण करना। जीवाणु कोशिका का आकार है, शेप साइज है, वो आकार का निर्धारण करना। ठीक है, आकार का निर्धारण कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। आकार का निर्धारण कौन करती है बच्चों? कोशिका भित्ति करती है। ठीक है, दूसरा सशक्त संरचना का भूमिका का निर्माण, मतलब सशक्त संरचना, स्ट्रॉन्ग जो संरचना बन रही है ना, वो फिर कौन सशक्त संरचना बन रही है, मतलब मजबूत जो संरचना बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? दूसरी जो परत है उसकी कोशिका भित्ति की वजह से बन रही है। दूसरी जो परत है वो किसकी वजह से बन रही है? जो सशक्त संरचना निर्माण हो किसकी वजह से हो रहा है? ये ब्लैक वाला लाइन है, ये कौन सी? कोशिका भित्ति वाला लाइन है, जो क्या करती है? इसकी आकार का निर्धारण करती है, सशक्त संरचना का निर्माण करती है, तथा
रक्षात्मक परत है, ये फटने से बचाती है, जीवाणु कोशिका को फटने से ये बचाती है। जीवाणु जो कोशिका होती है उसको क्या करेगी, ये फटने से बचाएगी, ठीक है। जीवाणु कोशिका की रक्षात्मक परत, और ये क्या करेगी, जीवाणु कोशिका को फटने से बचाती है। कई बार कोशिका भित्ति की, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति के कार्य पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति कार्य सबसे पहले आकार का निर्धारण करना। सबसे पहली बात, आकार, यदि भाई इस प्रकार शेप जो होती है उसकी निर्धारण कौन करता है, कोशिका भित्ति की मजबूत परत होती है, ठीक है, मजबूत परत होती है, तो ये क्या करेगी, आकार का निर्धारण करेगी, पहली बात। दूसरा, सशक्त संरचना का निर्माण की। तीसरा, रक्षात्मक परत है, को जीवाणु कोशिका को फटने से भी ये मदद करती है। जीवाणु कोशिका की क्या होती है, तो फटने से भी ये क्या करेगी, मदद करेगी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली, तीसरी जो परत है, ठीक है, तीसरी जो परत है उसकी बात करते हैं। तीसरी परत कौन सी है, देखो यहाँ पर अपने दो परत होगी, बाह्य परत की बात कर ली है और कोशिका भित्ति की बात कर ली है। अब तीसरी जो परत आती है वो आती है आपके कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तीसरी जो परत आती है बच्चों वो आती है कोशिका झिल्ली, या इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो सबसे अंदर जो रेड पेन से बनाइए, ये जो तीसरी जो परत है ये कौन सी है आपके, ये है कोशिका झिल्ली। ये देखो यहाँ पे नाम, ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली, क्या है बच्चों, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। सबसे अंदर वाली परत क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, जो झिल्ली में अस्तर बनाती है अंदर, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली होती है बच्चों, याद रखना ये किस प्रकार की होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, सेमी परमेबल होती है। किस प्रकार की होती है, अर्धपारगम्य प्रकृति की होती है। जो कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, तो कोशिका झिल्ली होती है, ये किस प्रकार की होती है, अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की होती है, अर्धपारगम्य प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है बच्चों, अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, अर्धपारगम्य प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, सेमी परमेबल होती है अंतर। तो इसका जो कोशिका का बाह्य और करती क्या है, कोशिका के बाह्य वातावरण संपर्क बनाती है, मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है अपन बात कर रहे हैं, जो अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, तो जीवद्रव्य और कोशिका के बाहर जो वातावरण उसके बीच में जो संबंध बनाती है, मतलब क्या, पारगम्य प्रकृति, कुछ पदार्थ को बाहर भेजती है, कुछ को अंदर ले लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाह्य वातावरण के बीच में जो संपर्क साधने का कार्य होता है वो कौन करती है, तो अर्धपारगम्य प्रकृति की जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो कार्य करती है, याद रखना, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, सेमी परमेबल नेचर होती है। सेमी परमेबल नेचर इसलिए क्या करेगी, ये जो बाहर का वातावरण है, कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर इधर वातावरण, उसके में संपर्क साधने का मतलब होता है कुछ पदार्थ को अंदर लेती है, अर्धपारगम्य कुछ पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है, मतलब इसको दोनों के बीच में, बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण के बीच में संबंध स्थापित करती है। कौन करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है। अब क्या होती है, जैसे मैंने बच्चों कल के जो प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अपने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका दरों में अंतर्वलित हो जाती है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया ये है ना, पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने, कोशिका झिल्ली जो होती है अंदर की तरफ क्या होती है, अंतर्वलित हो जाती है। देखो ये अंतर्वलित हो जाती है, एक संरचना का निर्माण करके इसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होके, कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ अंतर्वलित होगी। देखो अंदर की तरफ फोल्डेड होगी, ये देखो अंदर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, अंदर की तरफ अंतर्वलित होगी, फोल्डेड होगी एक संरचना निर्माण करती है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। और मीजोसोम का क्या कार्य होते हैं बच्चों, कल भी मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, मीजोसोम का नाम आया था, याद रखना, आप देख लेना वापस, और आज भी वापस आया। तो मीजोसोम के कार्य क्या क्या है, मीजोसोम के कार्य कई बार नीट के अंदर पूछे गए, मीजोसोम के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के अंदर डिस्कस किया हुआ है इसका, मीजोसोम क्या होता है और मीजोसोम के जो कार्य हो किस प्रकार से, क्या क्या कार्य हो जो होते हैं, ठीक है। तो मीजोसोम के कार्य में देखो सबसे पहले कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कौन करता है, मीजोसोम, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है, ठीक है। पहला क्या होता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है मीजोसोम, जो ये मीजोसोम, ठीक है, मीजोसोम कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है, पहला कार्य, ठीक है। आपको पूछ ले भाई मीजोसोम के जो कार्य है तो बताइए, तो मीजोसोम के कार्य कौन से हैं,
कि कोशिका भित्ति सेल वॉल निर्माण में, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है। दूसरा, डीएनए के प्रतिकृतिकरण में सहायक है। डीएनए के प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए की कॉपी तैयार होना, मतलब क्या होता है? एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाना, उसका प्रतिरूप तैयार हो जाना, डीएनए का प्रतिरूप तैयार हो जाना। एक डीएनए जैसा दूसरा डीएनए तैयार हो, उसको क्या बोलते हैं? डीएनए की प्रतिकृतिकरण बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे अपना प्रतिकृतिकरण क्या होता है। तो डीएनए की प्रतिकृतिकरण में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें श्वसन, श्वसन में सहायक होता है ये, ठीक है। रेस्पिरेशन, जिसे अपन बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका मैंने बताया, यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का जो अंगक होता है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्र चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है, क्रेब चक्र चलता है, फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, तो उससे क्या होता है? अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज से अपने एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो अपना श्वसन अंग करेगी। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता जीवाणु कोशिका के अंदर या प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो इनके अंदर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? तो उनके अंदर ऊर्जा प्राप्त करने में क्या होगी? यहाँ जो मेसोसोम होते हैं इसके अंदर क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जो अवायवीय श्वसन की बात करते हैं, जो जीवाणु में होती है वो कहाँ होती है? इसके अंदर ही होगी, मेसोसोम के अंदर। उससे क्या उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे वो अपनी जो दैनिक क्रिया होता है वो करता है, ठीक है। तो ये श्वसन में कार्य, और स्त्राव प्रकार का भी होता है, प्रक्रिया भी होती है इसमें। स्त्राव प्रकार कुछ पदार्थों का स्त्रावण करना भी ये करता है, कुछ पदार्थों का स्त्रावण है वो भी ये करता है। और साथ साथ में क्या होता है? एंजाइम की जो मात्रा होती है वो बढ़ाने में भी सहायक करता है ये कोशिका के अंदर। ये कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य के अंदर एंजाइमों की जो मात्रा होती है उनको बढ़ाने का कार्य भी कौन करता है? मेसोसोम करता है। तो ये मेसोसोम के कार्य होते हैं, देखो है ना। कोशिका भित्ति का निर्माण, डीएनए प्रतिकृतिकरण, श्वसन और इस तरह प्रकार की होती है। एंजाइम मात्रा बढ़ाने में भी ये सहायक होता है, ठीक है। एंजाइम की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो ये होगी बच्चों यहाँ तक की बात की भाई झिल्ली के बाद तीन आवरण के बारे में बात की है जी, है ना। कोशिका का जो आवरण होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। तीनों परतों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तीनों परतों के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर एक बात और आई थी, ठीक है, ऊपर कि इसके जीवाणु की बात करते हैं। जीवाणु जो होते हैं आकार में, ठीक है, आकार में, माप में और जो कार्य में होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। प्रकृति में बात करें भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इनका अपन जो वर्गीकरण करते हैं तो इनको विभेदित करते हैं या इनका जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक टेक्निक और है कि आकार के आधार पर बात करें या माप के आधार पर या कार्य के आधार पर बात करें तो भिन्न भिन्न होते हैं। साथ साथ में इनको एक वैज्ञानिकता ग्राम, ठीक है, ग्राम वैज्ञानिकता, तो ग्राम ने एक टेक्निक विकसित की, क्या बोलते हैं? ग्राम अभिरंजित तकनीकी बोलते हैं, ठीक है। ग्राम एक साइंटिस्ट था, ग्राम ने क्या बनाया? एक अभिरंजक बनाया। अभिरंजक क्या होता है? रंगने वाली चीज़। अभिरंजक का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई किसी चीज़ को रंगना, है ना, या कोई रंगने वाला पदार्थ का उसको क्या बोलते हैं? अभिरंजक, डाई बोलते हैं, ठीक है, डाई बोलते हैं। अभिरंजक क्या मतलब? किसी चीज़ को रंगना है तो जो रंगने वाला पदार्थ क्या बोलते हैं? अभिरंजक। तो इन्होंने एक डाई बनाई, उसको क्या बोला? ग्राम अभिरंजक बोला था उसको, ठीक है। अपने नाम के आधार पर उसके डाई का भी नाम जो अभिरंजक था उसका नाम रख दिया ग्राम अभिरंजक। तो उसने उस आधार पर जीवाणु को, देखो जीवाणु है, जीवाणु को ग्राम क्यों? ग्राम वैज्ञानिक के नाम है, और अभिरंजक मतलब जो रंगने वाला पदार्थ है वो बनाया इसने। तो उसके आधार पर ग्राम, उसका नाम भी क्या? ग्राम अभिरंजक दिया। उसके आधार पर जीवाणु को उसने 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये बहुत ही विकसित प्रकार तकनीक है, तो सर्वमान्य तकनीक है, और बड़ी बड़ी किताबों में जो आती है बैक्टीरिया का वर्गीकरण करते हैं तो ये एक सर्वमान्य तकनीकी आती है। तो ग्राम अभिरंजक ने क्या किया? ग्राम अभिरंजक ने किया कि जो जीवाणु को अभिरंजित किया, मतलब रंगा, जीवाणु को लिए उनको अभिरंजित किया डाई से, उस अभिरंजक से, ग्राम अभिरंजक से जीवाणु को अभिरंजित किया, ठीक है। जो जीवाणु इस अभिरंजक से अभिरंजित हो गए, ठीक है, उनको तो बोल दिया ग्राम धनात्मक, मतलब जिनके रंग चढ़ गया इस रंजक का मतलब रंगने वाला, ठीक है, पदार्थ है। तो इस अभिरंजित किया, इसे ग्राम अभिरंजक से अभिरंजित किया तो ग्राम धनात्मक बोला। धनात्मक मतलब क्या? उनके रंग चढ़ गया, वो अभिरंजित हो गए, ठीक है, अभिरंजित हो गए। जैसे मेरा भी शर्ट है तो मैं इसको किसी कलर में डुबाता हूँ तो वो पूरा, जैसे रेड कलर में डुबा तो रेड हो गया, तो ये अभिरंजित हो गया, ठीक है। तो अभिरंजित, इसके अंदर रंग चढ़ गया तो ये क्या? धनात्मक हो गया। मतलब क्या हो गया? धनात्मक हो गया, ग्राम धनात्मक हो गया। अब मान लो इसी चीज़ को, मान लो कोई नायलॉन से बना हुआ कपड़ा हो, इसको मैं उस रेड कलर में डालूँ, इस पर कलर भी ना चढ़े, है ना, कलर चढ़े ही ना, ठीक है। तो जिन जीवाणुओं को अभिरंजित नहीं हुए, जो ग्राम अभिरंजक से अभिरंजित नहीं हुए, उनको उसने किस कैटेगरी में डाला? ग्राम ऋणात्मक में डाला। ग्राम ऋणात्मक मतलब जिनका रंग नहीं चढ़ा, ग्राम अभिरंजक का रंग नहीं चढ़ा, उनको किस में डाला?
ग्राम ऋणात्मक के अंदर डाला। तो जीवाणु को वर्गीकरण का ये भी एक तरीका था, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है कि जिस कुछ नीलहरी शैवाल होते हैं, जैसे अपन झिल्ली की बात करी थी यहाँ पर, ठीक है, कोशिका झिल्ली में मीजोसोम बनता है, लेकिन नीलहरी शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें क्या होता है, झिल्ली के आवरण से क्या होता है, ये एक वर्णकी लौक बनता है, ठीक है, एक झिल्ली का विस्तार होता है अंदर, मतलब बीजी की बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नीलहरी शैवाल, ठीक है, हिंदी में नीलहरी शैवाल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अपनी झिल्ली में यहाँ तो मीजोसोम बन रहा था, ठीक है, इसमें क्या बनता है, एक झिल्ली का विस्तार होता है, उससे क्या बनता है, एक क्या बनता है, वर्णकी लौक बनता है, ठीक है, वर्णकी जिसको झिल्ली का विस्तार तो उसको वर्णकी लौक कहते हैं। उसके अंदर क्या वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, और वर्णक क्या करते हैं आप बताइए, संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनकी मदद करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट बात जो आती है कि जो जीवाणु कोशिका होती है, ठीक है, जो जीवाणु कोशिका होती है, देखो नेक्स्ट बात करें, जो जीवाणु कोशिका होती है बच्चों, तो जीवाणु कोशिका चलायमान भी हो सकती है, मतलब मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। चलायमान मतलब चलने जैसे चल भी सकती है, और एक स्थिर भी हो सकती है। जो जीवाणु चलायमान मतलब जो मोटाइल होती है, जो चलने में सक्षम होती है जीवाणु कोशिका, उनमें क्या होती है, एक तंतु में संरचना पाई जिसको कशाभिका बोलते हैं। और कशाभिका के जो भाग होते हैं 3 भाग होते हैं, ठीक है, कशाभिका के देखो बच्चों 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग होता है तंतु, ये रहा, ठीक है, तंतु बोलते हैं इसको, और जो ये नीचे वाला भाग होता है इसको अंकुश बोलते हैं, और सबसे जो आधारी भाग होता है उसको आधारीय भाग बोलते हैं, आधारीय भाग बोलते हैं। तो एक जो फ्लैजिला की बात करते हैं या जो कशाभिका की बात करते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। जैसे कशाभिका की बात यहाँ पे जिस किसी कक्षा में अपन बनाया जिस प्रकार से कशाभिका यहाँ पे पाई जाती है, तो ये चाबुकनुमा संरचना, ये कशाभिका जो इसको गतिमान करती है। तो ये तो हो गया इसका तंतु, ठीक है, ये हो गया अंकुश, हुक बोलते हैं, और ये हो गया इसका आधारी भाग। 3 भाग होते हैं, भाग हो गए, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, केंद्रिका बोलते हैं इसमें, है ना। तो ये इसमें होते हैं। फिर इसमें आता है कि जीवाणु की सतह पर क्या होते हैं, इस कशाभिका के अलावा बात करें तो जीवाणु की सतह पर क्या है, रोम और झालर भी पाए। रोम का मतलब पिलाई और झालर का मतलब फिम्बरी, ये भी पाए जाते हैं। इनका जीवाणु की गति से कोई संबंध नहीं होता है ना। जीवाणु की सतह पर इस प्रकार से बात करें तो इस प्रकार से निकल की कक्षा में बात करें, इस प्रकार से ये तो पाई जाती है, रोम पाई जाती है, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से नलिकाकार संरचना होती है। रोम क्या होती है, नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है, रोम क्या होती है, नलिकाकार संरचना होती है, रोम क्या होती है, नलिकाकार संरचना होती है। और इसमें क्या होती है, झालर भी पाई जाती है, इस प्रकार से, मतलब क्या है, दूसरी इस प्रकार दूसरी संरचना इस प्रकार से फिम्बरी जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें यहाँ पे इस प्रकार से पाई जाती है इस सतह पर, ठीक है। तो जो रोम होते हैं वो तो क्या होती है, एक विशेष प्रकार के पिलाई बोलते हैं इसको, है ना। एक जैसे कुछ रोम की बात करें इसको पिलाई बोलते हैं, एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, विशेष प्रकार के प्रोटीन से पिलीन बोलते हैं। याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं देता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो विशेष प्रकार के प्रोटीन का नाम दिया उस प्रोटीन में पिलीन होता है। और ये क्या होता है, संयुग्मन, ये भी नहीं बता रखा लेकिन बता रहा हूँ। संयुग्मन का मतलब क्या होता है, जीवाणु कंजुगेशन करना। जब 2 जीवाणु आपस में जुड़ते हैं, उनके जो इस प्रकार से दोनों की पिलाई होती है, दोनों की जो रोम होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, इनसे क्या होता है, उनका आनुवंशिक पदार्थ है वो स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो मैंने बात बताया तो झालर जो होती है, गति में इनका कोई सहायक नहीं होती, लेकिन तंतु जो होते हैं, ये जो झालर होती है तंतु में संरचना, लघु तंतु में संरचना होती है, और ये क्या करती है, इसको जीवाणु कोशिका को चट्टानों से चिपकने में और पोषक ऊतक से चिपकने में मदद करती है। तो बच्चों ये आज की कक्षा के अंदर अपन ने बात की थी कोशिका आवरण, उसके रूपांतरण की बात करी थी। सारी की सारी चीज़ें मैंने एनसीईआरटी की जो जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी डिस्कस करिए। तो आप एनसीईआरटी में देख के नोट्स बनाना, कोई दिक्कत हो तो मुझे चेट करना, ठीक है। आज के वीडियो में इतना बहुत है, धन्यवाद।